नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के महासचिव का इस्तीफा। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के महासचिव है राजेंद्र गुर्जर, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस से। सिंधिया से मुलाकात की और मुलाकात के बाद इस्तीफा। ओबीसी वर्ग की उपेक्षा का आरोप कांग्रेस पर उन्होंने लगाया है। टिकट वितरण में उपेक्षा का आरोप लगाया है। दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ले ली है। उपचुनाव से पहले एक और झटका कांग्रेस को। आपको बता दें कि राजेंद्र गुर्जर अब बीजेपी में शामिल हुए। सिंधिया से उन्होंने मुलाकात की और फिर सिंधिया से मुलाकात के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के महासचिव हैं। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के महासचिव थे राजेंद्र गुर्जर ने अब इस्तीफा दे दिया है। सिंधिया से मुलाकात के बाद दिया इस्तीफा। ओबीसी वर्ग की उपेक्षा का कांग्रेस पार्टी पर लगाया आरोप। टिकट वितरण में उपेक्षा का आरोप लगाया। उसके बाद इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद अब दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के महासचिव राजेंद्र गुर्जर ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पर उन्होंने टिकट वितरण में उपेक्षा करने का आरोप लगाया है और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सिंधिया से भी उनकी मुलाकात हुई थी और बीजेपी में दिल्ली में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जसमन जाटव का मतदाताओं को प्रलोभन देने का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में जाटव एक आदिवासी बस्ती में खुलेआम 10,000 रुपए की घोषणा करके जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं। वीडियो में जाटव के साथ कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी भी नजर आ रहे हैं। जिले में आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में प्रलोभन देने का वीडियो पर अब सवाल उठने लगे हैं। ये वीडियो मंगलवार की रात का बताया जा रहा है। बस्ती के लोगों को ये शिकायत थी कि पिछले चुनाव में हमने साथ दिया, फिर भी विधायक बनने के बाद एक भी बार जाटव उनका दुख दर्द पूछने नहीं आए। वीडियो में कोलारस विधायक ये समझाते दिख रहे हैं कि 15 माह में ये तो क्या कोई भी चमत्कार ऐसा नहीं कर सकता। बस्ती वालों ने कहा हमने देवी प्रतिमा स्थापित की, तब भी आपको बुलाया लेकिन नहीं आए। इस पर जाटव ने कहा आप लोग इस बार देवी प्रतिमा स्थापित करवाओ, मैं 10,000 रुपए दूंगा। अब एक काम करो, अरे अबे माता पधारो, 10,000 रुपया मैं अपनी तरफ से दूंगा। माता भैया पधार दो माता की बात और तू भजन का भाई तुम्हें बदनाम ठीक है भाई साहब। माता मैया बोलो, माता रानी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान, वीरेंद्र रघुवंशी, अब सब वोट डाल दियो, नहीं सबकी गुदी में समय कम मिला। एक दिन के लिए मांगा था इनसे, एक दिन यहाँ मिल जाओ सबसे। मैंने अपना डामान भाई साहब इतनी मेहनत तुम्हारी भावना समझ रहा हूँ। एक दिन के लिए हमने किया। खबर भोपाल से, सीएम शिवराज करेंगे वर्चुअल भूमि पूजन। 107 पेयजल योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 10:30 बजे मिंटो हॉल में करेंगे वर्चुअल भूमि पूजन। 18 जिलों की 107 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का शिलान्यास। योजना पर करीब 118 करोड़ की लागत। कई जिलों के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से भी सीएम करेंगे चर्चा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 10:30 बजे मिंटो हॉल में करेंगे शिलान्यास। पेयजल योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 10:30 बजे वर्चुअल शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 18 जिलों की योजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। ग्रामीणों से भी चर्चा करेंगे, जनप्रतिनिधियों से भी मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। 118 करोड़ की लागत से 118 करोड़ की लागत इसमें लगी है योजना पर। और आपको बता दें कि इन्हीं की योजनाओं का भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान।
और खबर भोपाल से, पूर्व सीएम कमलनाथ की चुनावी सभा सुमावली के बागचीनी चौकट्टा में करेंगे चुनावी सभा। अजब सिंह कुशवाहा के समर्थन में चुनावी सभा। सुमावली से कांग्रेस प्रत्याशी हैं अजब सिंह कुशवाहा। 11 बजे होगी कमलनाथ की चुनावी सभा। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अजब सिंह कुशवाहा के समर्थन में उतरेंगे आज और सुमावली में वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और भोपाल, बीजेपी का मंडल सम्मेलन में शामिल होंगे दिग्गज नेता। अशोकनगर और बमौरी में कैलाश विजयवर्गीय, सागर के सुर्खी और जयसी नगर में प्रभात झा, करेरा विधानसभा में शामिल होंगे भारत सिंह कुशवाहा। तो दिग्गज नेता शामिल होंगे बीजेपी का मंडल सम्मेलन। सागर के सुर्खी, जयसी नगर में प्रभात झा, करेरा में भारत सिंह कुशवाहा शामिल होंगे और इस सम्मेलन में बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। अशोकनगर और बमौरी में कैलाश विजयवर्गीय शामिल होंगे। और खबर रायपुर से, मरवाही में चुनावी शंखनाद तेज हो गया है। पूर्व सीएम रमन सिंह आज जाएंगे मरवाही। शाम 7 बजे बिलासपुर के लिए होंगे रवाना। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन रैली में होंगे शामिल। कल सुबह 9:30 बजे जाएंगे गौरेला पेंड्रा मरवाही। डॉक्टर गंभीर सिंह की नामांकन रैली में होंगे शामिल। इस दौरान आम सभा को भी करेंगे संबोधित। तो अब शंखनाद बज चुका है और ये तेज भी हो गया है। आपको बता दें, डॉक्टर गंभीर सिंह का प्रचार करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह आज जाएंगे मरवाही। शाम 7 बजे वो आम सभा को भी संबोधित करेंगे और शाम 7 बजे वो बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन रैली में शामिल होंगे। कल 9:30 बजे जाएंगे गौरेला पेंड्रा मरवाही और डॉक्टर गंभीर सिंह की नामांकन रैली में शामिल होंगे। आम सभा को भी इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह संबोधित करेंगे। और खबर रायपुर से, क्वींस क्लब गोलीकांड का मामला, क्लब के 3 संचालक गिरफ्तार। चंपालाल जैन और नेहा जैन गिरफ्तार। मिनाली सिंघानिया को भी किया गिरफ्तार। तीनों ने ली थी अग्रिम जमानत मुचलका पर सभी रिहा। तेलीबांधा थाना क्षेत्र का पूरा मामले में कुल 17 लोग गिरफ्तार। लॉकडाउन में शराब परोसी गई थी, पार्टी की गई थी, उसी का ये पूरा मामला है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम उस बार की भी बात करें तो बार का टेंडर रद्द हो सकता है और संचालक से जवाब भी मांगा था आबकारी विभाग ने, लेकिन संतुष्ट नहीं है आबकारी विभाग उस जवाब से। और जांजगीर चांपा, जहां गांजे की तस्करी करते गिरफ्तार। आरोपी के पास से 30 किलो गांजा बरामद। आरोपी के पास से एक बाइक भी जब्त। ओडिशा से गांजा लेकर रतनपुर जा रहा था आरोपी। हसौद थाना क्षेत्र के पुलिस ने किया गिरफ्तार। गांजे तस्करी करते हुए एक को गिरफ्तार किया है। ओडिशा से ले जाया जा रहा था गांजा। 30 किलो गांजा ये जब्त किया है आरोपी के पास से। उपचुनाव के ऐलान के साथ ही एमपी में सत्ता की लड़ाई चरम पर है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के बीच क्या है अंबाह का सियासी गणित, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मुरैना की अंबाह सीट की बात करें तो इस सीट पर जातिगत समीकरण का जादू नहीं चलता। यहाँ से पार्टी और उसके प्रत्याशी की छवि पर वोटर अपनी मुहर लगाते हैं। इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी से कमलेश जाटव और कांग्रेस से सत्य प्रकाश सखवार हैं। अंबाह सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो साल 2003 में यहाँ से बीजेपी के बंशीलाल जाटव जीते थे। वहीं 2008 में बीजेपी से ही कमलेश जाटव जीते थे।
2013 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर सत्य प्रकाश सखवार जीते थे, जबकि साल 2018 में कांग्रेस के कमलेश जाटव जीते थे। अब सियासी पाला बदलने के बाद अंबाह में उपचुनाव हो रहे हैं। अंबाह के वोटर्स की बात करें तो यहाँ कुल वोटर्स की तादाद 2,22,797 है, जिनमें पुरुष वोटर की संख्या 1,19,697, महिला वोटर्स की संख्या 1,03,096 है। वहीं थर्ड जेंडर वोटर की संख्या की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये सिर्फ 4 है। अंबाह सीट पर दल और उसके प्रत्याशी की छवि काम करती है। मुद्दों की बात करें तो बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा और बेरोजगारी यहाँ का अहम मुद्दा है। ये सीट नरेंद्र सिंह तोमर के प्रभाव वाली मानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ समय से उनका असर कम हुआ। अंबाह विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। बीजेपी कांग्रेस दोनों को अपनी जीत पर यहाँ यकीन है। बीजेपी कहती है कि पार्टी सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है और उनके उम्मीदवार जरूर जीतेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पार्टी से गद्दारी करने वाले लोगों को जनता सबक जरूर सिखाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन की शक्ति और विकास की मंत्र के साथ में मैदान में है। तो अंबाह में हम विजय हासिल करेंगे। अपने जो विकास कार्य हैं, जो हमने अभी शुरुआत की हैं पिछले 5 महीने के दौरान शिवराज जी के नेतृत्व में, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का लाभ जो वंचित किया था कमलनाथ जी ने, वो फिर शुरू हुआ है। तो स्वाभाविक है कि अंबाह की जनता पिछले 15 महीने कांग्रेस के कमलनाथ सरकार को देख चुकी है, भोग चुकी है, झेल चुकी है। आशीर्वाद भाजपा को देगी। देखिए, कांग्रेस की स्थिति सभी जगह अच्छी है। जहाँ पर भी इस क्षेत्र में ट्रायंगुलर फाइट है, पहले भी होती रही है और पहले भी कांग्रेस ने इसका सामना किया और कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर परिणाम आए। इस बार भी परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। ये आपकी बात सही है कि यहाँ पे लोग थोड़े जो है पार्टी लाइन पर सोचते हैं। तो पार्टी लाइन में जो है आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके नेता दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें सता रहे हैं, तो उनके सामने एक विकल्प है सीधा कि किसी राष्ट्रीय पार्टी के छाते में वो आए, वो हमारे पास आएंगे। सीट को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। ऐसे में देखना होगा कि जनता आखिर किसे चुनती है। न्यूज़ 18 के लिए अंबाह से दुष्यंत सिकंदर के साथ भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के महासंग्राम के लिए उपचुनाव का बिगुल बजते ही सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। ऐसे में क्या है सांवेर का सियासी गणित, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। रात दिन बिना रुके बिना थके दौड़ता भागता इंदौर शहर, जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। इसी शहर के नजदीक है सांवेर, जहां होने जा रहे हैं उपचुनाव, जो सियासी लिहाज से काफी अहम है। वजह, यहाँ से बीजेपी की ओर से मैदान में है शिवराज कैबिनेट के मंत्री तुलसी सिलावट और कांग्रेस की तरफ से मैदान में है दबंग दलित नेता, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक प्रेमचंद गुड्डू। सांवेर सीट की बात करें तो ये सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। तुलसी सिलावट 1985, 2007 और 2008 के साथ ही 2018 में यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर 4 बार विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। कांग्रेस से नाखुश सिलावट के सिंधिया के साथ पाला बदलने पर यहाँ उपचुनाव हो रहा है। प्रेमचंद गुड्डू 1998 में इसी क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक चुने जा चुके हैं। इस सीट की खासियत ये भी कि यहाँ से ज्यादातर बाहरी प्रत्याशी ही जीते हैं। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में संघ परिवार का काफी प्रभाव है। बीजेपी की पूर्ववर्ती पार्टी भारतीय जनसंघ 1967 में भी यहाँ से दीपक चिन्ह पर चुनाव जीत चुकी है। तब जनसंघ के बाबूलाल राठौर यहाँ से जीते थे। 1980 से 2018 तक यहाँ से बीजेपी की ओर से केवल सोनकर परिवार के सदस्य ही चुनाव लड़े हैं। 2003 में यहाँ से बीजेपी के प्रकाश सोनकर जीते, जबकि 2007 में प्रकाश सोनकर के आकस्मिक निधन के चलते इस सीट पर उपचुनाव हुआ और तुलसी सिलावट की जीत हुई। 2008 में फिर दोबारा तुलसी सिलावट की जीत हुई। वहीं साल 2013 में यहाँ से बीजेपी के राजेश सोनकर विजयी हुए। 2018 में हुए चुनाव में फिर तुलसी सिलावट ने जीत दर्ज की। सांवेर सीट पर मुद्दों की बात करें तो बुनियादी सुविधाएं और बेरोजगारी यहाँ का काफी अहम मुद्दा है। इंदौर में मेट्रो का काम शुरू हो चुका है। यही वजह है कि मेट्रो रेल का मुद्दा सांवेर उपचुनाव में उठने लगा है। लोगों की मांग है कि इंदौर मेट्रो को सांवेर तक चलाया जाए। खराब सड़कें भी यहाँ की बड़ी समस्या है। विधानसभा में दर्जनों गांव शामिल हैं और अधिकांश की सड़कें खराब हैं।
गांव की आपस में कनेक्टिविटी और मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए सड़कें तो बनाई गई, लेकिन रखरखाव ठीक न होने से वो जर्जर हैं। इंदौर जाने वाली कान्ह नदी का दूषित पानी भी यहाँ का बड़ा मुद्दा है। क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं भी कम हैं। क्षेत्र में बड़े सरकारी अस्पताल की दरकार है। सांवेर में पानी की टंकियां भी बनाई गईं, लेकिन उसमें पानी की सप्लाई नहीं होती। सांवेर के वोटर्स की बात करें तो यहाँ कुल वोटर्स की तादाद 2,64,271 है, जिनमें पुरुष वोटर की संख्या 1,35,523 और महिला वोटर की संख्या 1,28,746 है। थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या सिर्फ 2 है। पिछले विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत यहाँ करीब 80.97% था। जातिगत आंकड़ों के लिहाज से यहाँ दलित समाज के अलावा खाती, धाकड़, कलोता और राजपूत समाज का वर्चस्व है। सांवेर सीट पर दलितों और खाती समाज के लोग लगभग बराबर हैं। सांवेर का रण जीतने के लिए दोनों ही पार्टियों के नेता जमीन की खाक छान रहे हैं। वहीं जब पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सांवेर में प्रचार के दौरान एक बुजुर्ग महिला से कमलनाथ सरकार के कामकाज के बारे में पूछा, तो महिला ने टका से जवाब दिया था कि कांग्रेस सरकार में कई कमियां थीं। हमारी दादी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताना, आपको मेरी सौगंध है, मैं पोता हूँ आपका। कमलनाथ की सरकार की क्या क्या कमियां हैं बताओ। बहुत कमियां थी। जैसे बहुत कमियां थी कमलनाथ की सरकार में, जैसे अब बहुत से मैं ये तो याद नहीं बना। बहुत चुनावी शोर के बाद अब देखना होगा कि सांवेर की जनता किस पर आखिर मुहर लगाती है। सांवेर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त ब्रेक का जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नेपानगर सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी ने सुमित्रा काजडेकर को, जबकि कांग्रेस ने रामकिशन पटेल पर दांव खेला है। बुरहानपुर की नेपानगर सीट उपचुनाव के मद्देनजर खास हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए जीत तो मायने रखती ही है, लेकिन दोनों दलों के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। शायद यही वजह है कि सुमित्रा काजडेकर जब नॉमिनेशन भरने पहुंची तो उनके साथ सांसद नंद कुमार सिंह चौहान भी थे, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल के पर्चा दाखिल करते समय अरुण यादव मौजूद रहे। नामांकन के बाद दोनों उम्मीदवारों ने अपनी जीत का दावा किया। देखिए, सबसे पहले तो हम हमारे जो स्वर्गीय राजन दादू के जो अधूरे सपने हैं, और अधूरे सपने को हम सब मिलकर, मंजू दीदी, मैं, हमारे सभी वरिष्ठ, हमारे सांसद, हमारी अर्चना दीदी, जिलाध्यक्ष, हम सब मिलकर ये अधूरे सपने को हम पूरा करेंगे। और दूसरा, जो युवा बेरोजगार है अभी नेपानगर के, उनको हम पूरे हमारे तरफ से प्रयास रहेंगे उनको रोजगार मिले। टिकाऊ नहीं टिकाऊ के नारे लेकर हम जनता के बीच में, जो हमारे साथ में हमारे पूर्व के विधायक सुमित्रा काजडेकर जी ने जो हमारे मतदाता को, हमारे कांग्रेस पार्टी के संगठन को एक धोखा दिया, जिसके लिए हम हमारे कार्यकर्ताओं रात दिन मेहनत करके उनको जिताकर भोपाल भेजा था। उनने हमारे साथ धोखा किया, कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया। कांग्रेस पार्टी एक माँ के रूप होता है, और उन्होंने जो धोखा दिया, जनता कभी उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। जीत के दावे अपनी जगह हैं, वहीं वोटर्स के लिए विकास, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधा बड़ा मुद्दा है। नेपानगर में 3 जो ज्वलन मुद्दे हैं। सबसे पहला ज्वलन मुद्दा है नेपानगर में स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है, नेपानगर में स्वास्थ्य के मामले में जीरो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो नेपाल लिमिटेड का, वो भी अपने आप में मर्द सैया पे है। मतलब सबसे पहले यहाँ का जो भी इंसान मतलब बीमार होता है या जो भी होता है तो सीधा बुरहानपुर, खंडवा या जलगांव जाना पड़ता है। 3 मुद्दे यहाँ की जो लोकल जनता लेकर चल रही है वो ये है कि सबसे मेन बात ये है कि यहाँ पे स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है। नेपानगर में कोई हॉस्पिटल व्यवस्थित ना होने के कारण नेपानगर में छोटे मोटे कारणों से कई मौतें हो चुकी है। वहीं विधानसभा में पहली बार मतदान करने जा रहे युवाओं के लिए बेरोजगारी मुद्दा है। हमारे गांव में सीसी रोड नहीं बना है, उसको देखेंगे, जैसे नल नहीं लगी है उसको देखेंगे, उसको वो बातें ध्यान में रख के हम वोट डालेंगे। सबसे पहले तो यहाँ रोज़गार की बहुत कमी है। यहाँ युवाओं को रोज़गार ही नहीं है, बार बार बाहर जाना पड़ता है। दूसरी चीज़, यहाँ कॉलेज एक है, उसमें भी टीचर्स वगैरह नहीं है, और पढ़ाई भी मतलब नॉर्मल ही है, बीकॉम बीएससी उसके आगे है। कुल मिलाकर
कौन उम्मीदवार वोटर्स की पसंद बनता है, इसके लिए तो नतीजों का इंतजार करना ही होगा। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस के अलावा बसपा प्रत्याशी भी मैदान में अपना दमखम दिखा रहे हैं। ग्वालियर चंबल में अच्छा खासा जनाधार रखने वाली बसपा 2018 के चुनाव में भले ही सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में नतीजों को प्रभावित करने में बसपा निर्णायक भूमिका में रही थी। अब उपचुनाव में एक बार फिर से बसपा जीत की आस के साथ मैदान में उतर रही है, तो बसपा के मैदान में हुंकार भरने से नतीजों के एक बार फिर प्रभावित होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। एमपी में होने जा रहे उपचुनाव में बसपा को 10 सीटों पर उम्मीद है। मुरैना, अंबाह, मेगांव, सुमावली, ग्वालियर शहर, ग्वालियर पूर्व, गोहद, डबरा, भांडेर, करेरा, बमोरी, अशोकनगर, मुंगावली सीटों पर बसपा को जीत की उम्मीद है। 2018 के चुनाव में वोट प्रतिशत खिसकने के बाद भी बसपा को ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर जीत की उम्मीद है। बसपा 2008 की जीत दोहराने की तैयारी में जुटी है। 2008 में बसपा को 7 सीटों पर सफलता मिली थी। 2008 में बसपा का वोट प्रतिशत भी बढ़कर 9% हुआ था। मुरैना, जोरा सहित 2 अन्य सीटों पर बसपा को 30% वोट प्रतिशत मिला था। बसपा अब अकेले वोट बैंक के सहारे उपचुनाव में जीत की बाट जो रही है। ग्वालियर चंबल संभाग के तहत आने वाली सीटों पर बसपा को अच्छा खासा वोट मिल जा रहा है। पिछले चुनाव में 15 सीटों पर बसपा को निर्णायक वोट मिले थे। इनमें से 2 सीटों पर बसपा प्रदेश में दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि 13 सीटें ऐसी थी जहां बसपा प्रत्याशियों को 15,000 से 40,000 तक वोट मिले थे। ग्वालियर चंबल की जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें मेहगांव, जोरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबाह, भांडेर, करेरा और अशोकनगर सीट पर बसपा पहले के चुनावों में जीत हासिल कर चुकी है। वैसे भी मध्य प्रदेश में हमने देखा कि सामान्य तौर पर 2 दलीय व्यवस्था है, जहाँ मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस पार्टी से होता है, पर वो गैप इतना अधिक है मतों के अंतर का कि कांग्रेस कहने को जरूर दूसरे नंबर पर आती है कई जगह, लेकिन वो मतों का अंतर और प्रतिशत बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए बसपा जरूर अनुमान लगाए, ख्याली पुलाव पकाए, उनको पूरा अधिकार है। आपको ये भी स्मरण होगा कि एक और पार्टी समाजवादी पार्टी, उन्होंने तो मध्य प्रदेश में ट्विटर पे विज्ञापन दिया ऑफिशियल हैंडल पे कि जिसको कैंडिडेट बनना है हमारा नंबर है। तो ये स्थिति मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की चिंता है और बसपा अपना काम कर रही है, हम हमारा काम कर रहे हैं। मुरैना में बीजेपी की हार में बसपा की मौजूदगी सबसे बड़ा कारण रहा था। इसके साथ ही पोहरी, जौरा, अंबाह में बसपा के चलते भाजपा तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। बसपा ने भले ही 2018 की चुनाव में नतीजों को प्रभावित किया हो, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां उपचुनाव में बसपा की 28 सीटों पर जीत की बात को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रही है। भाजपा कांग्रेस का कहना है कि एमपी में केवल 2 दलों भाजपा और कांग्रेस के बीच ही असली मुकाबला है। बसपा के उम्मीदवारों के खड़े होने से जीत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। देखिए, जो बस बीएसपी के पास जो वोट बैंक थी वो धीरे धीरे रिड्यूस होकर बिल्कुल ज़मीन पे पहुंच गई और 2 सीटें ऐसी हैं जो मुरैना की, जौरा और एक और, जिसके कारण से उनकी वोट परसेंटेज दिखाई पड़ती है। वो 2 सीटें भी जीत नहीं पाए तो वो 2 सीटों के कारण जो उनकी वोट परसेंटेज दिखती है वो पूरे प्रदेश में थोड़ी, प्रदेश में तो हालत वैसी है नहीं। एमपी में बसपा मेन इलेक्शन में भले ही कुछ कमाल नहीं कर पाई है, लेकिन अब उपचुनाव में बसपा को 28 सीटों पर जीत की पूरी उम्मीद है। मेन इलेक्शन में भले ही बसपा सिर्फ 2 सीटों पर जीत दर्ज करा सकी है, लेकिन अब वोट बैंक के सहारे बसपा 28 सीटों पर जीत को लेकर पूरे दमखम के साथ जोर आजमाइश लगा रही है। कैमरामैन अनिल के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। सीधी में चोरों ने बैंक में ही सेंध लगा दी और 6 लाख से ज्यादा रुपए ले उड़े। तस्वीरें बैंक के अंदर की है। देखिए, नकाब पहने एक चोर दस्तावेज खंगालते दिख रहा है। देर रात इस चोर ने सीधी के सहकारी बैंक में 6 लाख से अधिक के कैश पर हाथ साफ कर दिया। सुबह बैंक खुलने पर चोरी की वारदात का पता चला। हड़कंप मचा। आनन फानन में पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने मौके से जरूरी सबूत जुटाए हैं। बताया जा रहा है कि बैंक मैनेजर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मैनेजर ने लॉकर की चाबी बैंक में छोड़ दी थी। यही वजह है कि चोर ने आसानी से लॉकर खोल लिया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है।
बुरहानपुर में 2 काले हिरणों की लड़ाई का वीडियो वायरल हुआ है। खेत में 2 हिरणों की लड़ाई के वीडियो को ग्रामीणों ने कैमरे में कैद कर लिया। आपसी संघर्ष में एक हिरण की मौत हो गई। ग्रामीणों ने दोनों को अलग करने की काफी कोशिश की। इस दौरान एक हिरण काफी जख्मी हो गया। वन विभाग घटना के बाद मौके पर पहुंची और फिलहाल हिरण के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।